गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण एवं भारत का स्थायी सदस्यता का दावा। संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। तब से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रक्रिया में काफ़ी परिवर्तन आया है। 1945 से 1990 तक चले शीत युद्ध के दौरान कई बार ऐसा लगा कि संयुक्त राष्ट्र एक पंगु संस्था बनकर रह गई है। फिर भी इसने अपने अस्तित्व को बनाए रखा और अनेकों ऐसे सुधारात्मक कार्य किए थे जो कि इसके विकास में एक मील का पत्थर साबित हुए। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में अनेकों ऐसे परिवर्तन आए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली या प्रक्रिया में सुधार की मांग अर्थात इसके लोकतंत्रीकरण की मांग विभिन्न देशों एवं महाशक्तियों के द्वारा की जाने लगी। संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की चर्चा करने से पहले हम उन सब कारणों को जान लेंगे जिनके कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की जा रही है। इसका पहला कारण है हमारा सोवियत संघ का विघटन। 31 दिसंबर 1991 को जो 15 स्वतंत्र राज्यों में जो है सोवियत संघ विभाजित हो गया था। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को अपने व्यवहार से न केवल प्रभावित किया था बल्कि सोवियत संघ के गुट के प्रयत्नों से ही संयुक्त राष्ट्र में अनेकों सुधारात्मक कदम भी उठाए गए। परंतु सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इस तरह के प्रयास संयुक्त राष्ट्र में नहीं हुए थे। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति शीत युद्ध की समाप्ति के बाद और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो हमारी द्विध्रुवीय व्यवस्था थी वो एकमात्र महाशक्ति में बदल गई और एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई। अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा और उसने अनावश्यक रूप से विश्व के अनेक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके उन क्षेत्रों की समस्याओं को और पेचीदा बना दिया। चाहे वह इराक संकट हो, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हो, सोमालिया संकट हो आदि प्रत्येक विषय पर अमेरिका ने अपना हस्तक्षेप किया था क्योंकि उसका विरोध करने का साहस किसी भी अन्य राष्ट्र में नहीं था। उसने अनेकों विषयों पर संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों व कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए अपनी चौधराहट स्थापित करने का प्रयत्न किया था जिससे संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली काफ़ी प्रभावित हुई थी और उसमें सुधारों की मांग की गई थी। जो हमारे मेन कारण थे ये दो ही थे, सोवियत संघ का विघटन और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में। कारण तो और भी ऐसे हैं लेकिन हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होगा इसलिए हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार का क्या क्या सुझाव आए। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार किसी भी संगठन या संस्था में संशोधन होना आवश्यक है, अन्यथा उसके अस्तित्व पर ही संकट आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र भी इससे अपेक्षाकृत अछूता नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग चारों ओर से की जा रही है। इस विश्वव्यापी संस्था में किस तरह से सुधार किए जाएं, इस विषय में कोई स्पष्ट राय या सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन समूह के द्वारा अनेक सुझाव दिए गए। कोफी अन्नान जो महासचिव थे यूएनओ के, उन्होंने भी काफ़ी सुझाव दिए। बान की मून ने भी काफ़ी सुझाव दिए। तो इस प्रकार अनेकों संगठनों द्वारा अनेकों सुझाव आते रहे। तो वो कौन से सुझाव थे? सबसे पहला हमारा महासभा में सुधार। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं। महासभा उनमें से एक प्रमुख सार्वभौमिक संस्था है। इसमें हम संयुक्त राष्ट्र की विधायिका भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र महासभा के सदस्य होते हैं। यद्यपि ये एक लोकतांत्रिक संस्था है परंतु शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के द्वारा इसे पंगु बना दिया गया था। इस काल में दोनों महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को काफ़ी प्रभावित किया था। इसलिए शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात इन संस्था को और अधिक शक्तिशाली और संगठित करने की मांग विभिन्न देशों और महान विचारों के द्वारा की जाने लगी। इसमें जो सुधार के सुझाव थे वो इस प्रकार हैं। ये एक भारतीय विचार के अनुसार महासभा में एक उच्च सदन भी हो जिसके सदस्यों का चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाए। प्रत्येक देश से चुनकर आने वाली सदस्यों की संख्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या के आधार पर तय करेगा। इन प्रतिनिधियों पर अपने देश की सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होगा। ऐसे प्रतिनिधि अपने कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। इससे महासभा की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी बनेगी। मार्च 2005 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिवों ने अपने एक लेख इन लार्जर फ्रीडम में इसमें सुधार पर बल दिया था। उनका मत था कि महासभा की सर्वसम्मति को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किसी भी निर्णय पर आम सहमति संभव नहीं है। वह आगे सुझाव देते हैं कि महासभा को अपने प्रस्तावों पर लागू करवाने का बल देना चाहिए ताकि ये केवल कागजी निर्णय ही न रह जाए। महासभा में सुधार संबंधी तीसरा सुझाव महासभा के अध्यक्ष को अधिक शक्तिशाली बनाना है। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों की सहायता भी ली जा सकती है। इन उपरोक्त सुधारों के आधार पर महासभा को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। सेकंड है हमारा सुरक्षा परिषद में सुधार। संयुक्त राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग इसकी सुरक्षा परिषद नामक संस्था है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका कहा जाता है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों को लागू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
सुरक्षा परिषद के दो तरह के सदस्य होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी सदस्य 5 हैं, अस्थायी सदस्य 10 हैं। लेकिन बार बार इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की मांग उठती रहती है। पहले जो इसके स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य 11 थे, लेकिन अब 15 होने के बावजूद भी, इस वृद्धि के बावजूद भी भौगोलिक असमानता और प्रतिनिधि संगठन बनकर रह गया है। काफ़ी समय से संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सुरक्षा परिषद के सुधारों संबंधी चर्चा होती रही है, परंतु इस चर्चा का कोई सार्थक हल ही नहीं निकला। वाद विवाद का मुख्य कारण नए स्थायी सदस्यों को लेकर है। मुख्य रूप से भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और नाइजीरिया सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद की 5 महाशक्तियाँ इसके विस्तार के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि उनका मत है कि यदि इसका विस्तार हुआ तो उनके प्रभावक क्षेत्र में कटौती हो जाएगी। इसका मत है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार इससे बहुत बड़ा और अस्थायी संस्था बना देगा। कुछ समय पूर्व सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ मापदंड प्रस्तुत किए गए थे। इन मापदंडों के अनुसार एक नए सदस्य को सुरक्षा परिषद में उस समय ही शामिल किया जाएगा जो एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति हो, वह एक प्रमुख सैन्य ताकत हो, संयुक्त राष्ट्र के बजट में वह महत्वपूर्ण योगदान देता हो, जनसंख्या की दृष्टि से भी वह एक बहुत बड़ा राष्ट्र हो, एक देश की लोकतंत्र और मानव अधिकारों में पूर्ण आस्था हो। ऐसे देश विभिन्न पक्षों, भौगोलिक, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक रूप से विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ये मापदंड निर्धारित किए गए थे, अब ये प्रश्न उठता है कि क्या यह देश सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए मुख्य रूप से 4 देश हैं, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील ने एक समूह 4 का गठन भी किया है और सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता का दावा प्रस्तुत किया है। थर्ड है हमारा संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में सुधार। महासभा और सुरक्षा परिषद के बाद सुरक्षा परिषद का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद है। फैनिक ने कहा है कि महासभा के अधीनस्थ और उसके कार्यों को उसके प्रतिनिधि के रूप में संपन्न कराने वाली संस्था आर्थिक और सामाजिक परिषद है। यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और संबंधित मामलों का अध्ययन करती है। इसमें ऐसे अनेकों संबंधित संस्थाएं भी योगदान देती है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर उच्च जीवन स्तर तथा आर्थिक व सामाजिक प्रगति व विकास की अवस्थाओं के विषय में उल्लेख करता है। सामाजिक आर्थिक परिषद इसमें उन्हें योगदान देती है। विकसित देशों में उनकी बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों का विरोध करके बाजार को अनियंत्रित और रूढ़िवादी संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियंत्रण का विरोध किया। विद्वानों का मत है कि आज जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें देखते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद की महासभा के नियंत्रण में जो कार्य करने का विकल्प है उसे यदि केवल परिभाषित कर दिया जाए तो प्रक्रिया संबंधी अनेकों अड़चनें समाप्त की जा सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सेना। संयुक्त राष्ट्र का जन्म 24 अक्टूबर 1945 को जब हुआ, तब से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र ने अनेकों शांति मिशनों पर अपनी सेना भेजी है। संयुक्त राष्ट्र की यह मांग इसके सदस्य राष्ट्रों की सेना से ली जाती है। दूसरे शब्दों में, स्थायी सेना के अभाव में संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर होना पड़ता है। अतः संयुक्त राष्ट्र के पास एक स्थायी सेना का होना आवश्यक है ताकि ऐसे देशों या क्षेत्रों में तत्काल अपनी सेना भेज सके जहां की शांति भंग हो, किसी बड़े नरसंहार आदि की आशंका हो। अनेकों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों और विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र को इस दिशा में काम करने की सलाह दी है। नेक्स्ट है हमारा आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोत। किसी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र को सबसे अधिक धन अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, स्पेन, चीन और मैक्सिको से प्राप्त हुआ है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के कुल बजट का लगभग 75.2% है, जबकि शेष धन विश्व के अनेक देशों से प्राप्त होता है। अतः संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी आय के कुछ स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोत होना आवश्यक चाहिए ताकि यह अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमीर राष्ट्रों पर निर्भर न हो सके। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को कम से कम 0.01% का न्यूनतम अंशदान अवश्य ही करना होगा। इससे न केवल संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, अपितु अनावश्यक रूप से विकसित देशों पर आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा शांति स्थापना आयोग। विश्व में शांति और व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। यूएनओ की जो स्थापना का मेन उद्देश्य था वो विश्व में शांति स्थापित करना और युद्धों को रोकना था।
इसी क्षेत्र में यद्यपि काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई है, फिर भी दिसंबर 2004 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान ने संभावित खतरों को देखते हुए चुनौतियों और परिवर्तनों पर एक उच्च स्तरीय प्रतिवेदन समिति का सुझाव दिया था। इस समिति का मत था कि हिंसात्मक झगड़ों को रोकना अधिक प्रभावी होगा इसकी अपेक्षा कि संयुक्त राष्ट्र इन झगड़ों को समाप्त करने के प्रयास करे। महासचिव ने अपने इन विचारों का वर्णन मार्च 2005 में अपनी एक रिपोर्ट इन लार्जर फ्रीडम में किया था, जिसने परिषद के झगड़ों को उपरांत भूमिका पर बल दिया था कि विवाद कहीं गृह युद्ध का रूप न धारण कर ले। इस आयोग ने वह अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों के अतिरिक्त विकास संबंधी सदस्य और गैर सरकारी संगठन भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। संयुक्त राष्ट्र के सुधारात्मक प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करने का भी विषय शामिल है। अनेक बुद्धिजीवियों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार अवश्य होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शांति और सुरक्षा संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्णय संबंधित राष्ट्रों पर बाध्यकारी हो। यदि सदस्य राष्ट्रों में कोई मतभेद पैदा हो जाता है तो उसका शांतिपूर्ण निदान न हो सके तो उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अवश्य प्रस्तुत किया जाए और ऐसे विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। यदि दोनों राष्ट्रों में से कोई राष्ट्र उक्त निर्णय को स्वीकार नहीं करता तो ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक व सैनिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है मानवाधिकार परिषद की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र में किए जाने वाले संभावित सुधारों में एक सुधार मानवाधिकार आयोग के स्थान पर एक अन्य आर्थिक प्रभावी संस्था का निर्माण करना था। चार्टर के अनुच्छेद 70 के अनुसार मानव अधिकारों के विकास व संरक्षण के लिए मानवाधिकार आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। इस आयोग का गठन फरवरी 1940 में किया गया था, परंतु पिछले लगभग 10 वर्षों की इसकी कार्यप्रणाली अधिक बेहतर नहीं थी, जिसके कारण अधिकांश राष्ट्र इसके स्थान पर किसी अन्य संस्था के गठन की मांग करने लगे थे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग में भी सुधार की मांग उठने लगी, क्योंकि इसे नौकरशाही व राजनीति से अधिक प्रभावित राष्ट्रों का नाम दिया गया था। नेक्स्ट हमारा घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 2 के भाग 7 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का यूएनओ का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यह किसी भी राष्ट्र को इस बात के लिए बाधित नहीं करेगा कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को उसके समक्ष निपटाने हेतु प्रस्तुत करे। संयुक्त राष्ट्र का कोई विभाग घरेलू मामलों का निर्धारण करने में सक्षम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का अनेकों ऐसे मामलों के पीछे हटना पड़ा क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों द्वारा उसका घरेलू मामला बताया गया था। अतः इसे शक्तिशाली बनाने के लिए इसका समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एशिया व अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व। जिसमें संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था उसमें एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश किसी न किसी यूरोपीय देश के उपनिवेश थे। इस तरह इस संगठन में उनका प्रतिनिधित्व नाम मात्र ही था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जैसे जैसे इन देशों को स्वतंत्रता मिलती चली गई तो इन देशों ने भी संयुक्त राष्ट्र में अपनी उचित प्रतिनिधित्व की मांग करनी आरंभ कर दी। जब संयुक्त राष्ट्र बना उस टाइम 51 सदस्य थे। इनमें से 5 स्थायी सदस्य और 6 को अस्थायी सदस्यता की प्राप्त थी। संयुक्त राष्ट्र में जब यह देश विश्व की 21.6% आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे। जब 1963 में संयुक्त राष्ट्र के 113 सदस्य थे, उस टाइम सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य थे, जो कि विश्व की 13.3% आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे। जब सदस्य देशों की संख्या 160 हो गई तो सुरक्षा परिषद विश्व की केवल 9% आबादी का प्रतिनिधित्व करती थी, परंतु वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं, जो कि यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है वो विश्व की आबादी का केवल 7% ही प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र में एशिया और अफ्रीका के देशों का बहुमत है, परंतु उनका सुरक्षा परिषद में बहुमत नाम मात्र का है। इसलिए इन राष्ट्रों ने शक्तिशाली राष्ट्र उन पर थोपे गए निर्णयों की अपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया, ताकि उन्हें आभास हो जाए कि छोटे और तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों का और अधिक दिन शोषण नहीं किया जा सकता। अतः संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कुछ ऐसे सुधार किए जाने आवश्यक है जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इन देशों को भी समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। आतंकवाद की निंदा। संयुक्त राष्ट्र के समक्ष वर्तमान समय में एक प्रमुख चुनौती आतंकवाद है। विश्व के अधिकांश देश, चाहे वे विकसित हों या विकासशील देश, उन्हें आतंकवाद का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ रहा है। आतंकवाद प्रभावित देशों के विषय में विद्वानों को 2 तरह का मत रखते हैं। प्रथम, उन्हें संरक्षण देने वाले राष्ट्र, दूसरे उनसे प्रभावित राष्ट्र। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले राष्ट्र किसी भी कारण से आतंकवाद का संरक्षण करते हैं, चाहे वह आर्थिक लालच हो, भय हो और धर्म हो। ऐसे देशों में आतंकवाद अपने प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं जहां नए रंगरूटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे देशों की सूची में ऐसे देश हैं जहां ये आतंकवादी अपनी विध्वंसक गतिविधियों को पूर्ण करते हैं। आज अधिकांश देश दूसरी सूची में शामिल हैं।
11 दिसंबर 2001 की घटना अमेरिका को भी इसके विरुद्ध जोरदार अभियान चलाने के लिए विवश किया है। भारतीय संसद पर 13 दिसंबर 2001 की तथा 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए पाक समर्थित आतंकवादी हमलों की समस्त विश्व के द्वारा निंदा की गई। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सम्मेलनों में आतंकवाद से निपटने और इसमें संरक्षण देने वाले राष्ट्रों से सख्ती से निपटने का विचार अधिकांश राष्ट्रों ने दिया है। कुछ देशों का मत है कि ऐसे राष्ट्र जो संरक्षण देते हैं उनके विरुद्ध पहले आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए जाए, उसके पश्चात उनके विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया जाए, क्योंकि आतंकवादी किसी एक देश के विरुद्ध न होकर समूची मानवता के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने जहाँ विश्व को पिछले इतने वर्षों से तीसरे विश्व युद्ध से बचा रखा है और विश्व में शांति और व्यवस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसकी सहायक एजेंसियों एवं संस्थाओं ने भी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है। फिर भी समय और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमें सुधारों की जो आवश्यकता अनुभव की जा रही है वह काफ़ी कम है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में शामिल 5 महाशक्तियाँ किसी भी स्थिति में अपने प्रभाव को कम करने के पक्ष में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना में सर्वसम्मति से अपनाए गए सिद्धांतों की बात कही गई है। प्रभावशाली देश विश्व पर वर्चस्व दिखाने की जो प्रवृत्ति है, इससे यह संगठन गहन राजनीतिक गतिविधियों और सत्ता का केंद्र बन रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों पर इन देशों के प्रभाव को स्पष्ट तौर पर देखा जाता है। सुरक्षा परिषद के विस्तार से संबंधित बहस को बार बार टालने का जो मामला है वह निश्चय स्थायी सदस्य देशों की नीति में खोट को प्रदर्शित करता है। इस विषय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, परंतु उसके पास सीमित शक्तियाँ हैं, जिसके कारण वह चाहकर भी अधिक सक्रिय भूमिका अदा नहीं कर पाता है। इस विषय में अधीनस्थ महासचिव बयान उरकार खर्ट का मत है कि महासचिव ने अनेक दायित्व तथा उम्मीद है, परंतु इसके पास कम शक्तियाँ हैं। अतः यदि दुनिया में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल बनाना है तो संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के हाथों की कठपुतली से बनने से रोकना होगा। थैंक यू।